हेलो बच्चों, अब तक आपने पढ़ा है रेजोनेंस इफेक्ट। अगला आपको टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ई इफेक्ट भी कहा जाता है, ई इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये भी दो तरह का होता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर ही लागू होता है, सिंगल बॉन्ड पर लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैक करता है, तो ये डिपेंड करता है उस अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर कि वो कैसे अटैकिंग रिएजेंट जा करके किस कार्बन पर जुड़ेगा। मीन्स जो डबल बॉन्ड जिस दो कार्बन से लगा हुआ है उन दोनों कार्बन में से जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो किस पर जा करके अटैक करता है, ये इफेक्ट ही उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये भी होता है दो तरीके का, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नाम से तो ये पता चल रहा है, एक है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, हमने कहा दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है वो किसी डबल बॉन्ड पर ही फॉलो होती है, किसी डबल बॉन्ड पर ही लागू होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब कोई एल्कीन हो, एल्कीन वो होगी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और उसकी दो वैलेंसी खाली होगी, इस पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो इफेक्ट होगा जिस पर जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो जिस कार्बन पर अटैक करेगा वही हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, वो हमारे कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्बन होंगे और ये इफेक्ट ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगा। तो अगर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पहली बात तो बॉन्ड जो टर्न होगा वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम डिपेंड ये करता कि किस तरफ, किस कार्बन की तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन अभी हमारे इस दोनों कार्बन पे ही कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो हम किसी भी तरफ जोड़ सकते हैं। मान लिया हमने इधर की तरफ जोड़ने के लिए सोचा है तो हमारा जो बॉन्ड है वो इस तरफ टर्न हो जाएगा। तो जिस तरफ बॉन्ड रोटेट होता है इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन को मिल जाता है। तो इस कार्बन को मिलने की वजह से जो चार्ज होगा वो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस तरीके से बॉन्ड जब इस तरफ रोटेट होगा तो इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है वो ये हाइड्रोजन आयन जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट जो पॉजिटिव है वो आकर के इस पे अटैक करेगा, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा और कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो हमारा प्लस हाइड्रोजन है ये है हमारा एक अटैकिंग रिएजेंट, और चूंकि ये अटैकिंग रिएजेंट जो है ये पॉजिटिव है इसलिए ये नेगेटिव पर अटैक किया है और ये इफेक्ट हमारा कहलाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसी तरीके से हम आ जाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे। तो हम देखेंगे कि हमने पहले ही बताया कि जो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये किसी एल्कीन कंपाउंड पर ही वर्क करता है, बस अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे जो है वो कोई नेगेटिव आयन हो जाएगा। मान लिया इस पे Cn- आ गया है या Cl- आ गया है, तो जब इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा इसको बोलते हैं हाफ एरो। इस तरीके से बॉन्ड का टूटना कहलाता है हाफ एरो। ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं या इसको हम कर्व एरो भी बोलते हैं। कर्व एरो होता है अगर हम बॉन्ड को ऐसे तोड़ें, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रोटेट करना होता तो हम इसको ऐसे कहते, इसको हम बोलते हैं हाफ एरो। ये हमारा कर्व एरो। जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक किए तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में हो गया सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो गई। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि जो बॉन्ड टर्न हुआ है इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन हम नेगेटिव पे नेगेटिव तो अटैक नहीं करवा सकते। जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारा नेगेटिव चार्ज को रखा हुआ है, मीन्स वो जो अटैक करेगा वो नेगेटिव चार्ज पर अटैक ना करके पॉजिटिव चार्ज की ओर अटैक करेगा। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर है, इसलिए हमारा नेगेटिव जो Cn- है वो आकर के
इस कंपाउंड से लगेगा और यहाँ पर वो हो जाएगा Cn- जुड़ जाएगा और हमारा ये कंपाउंड बनेगा। निगेटिव अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने की वजह से ये इफेक्ट जो कहलाएगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगा। इस तरीके से हमारे ये हो जाते हैं, जब पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है एल्कीन या एल्काइन कंपाउंड पे तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अगर कोई निगेटिव रिएजेंट आकर के अटैक करता है तो वो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। अगली आपको हेडिंग पढ़नी है मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इनका हम मीन्स अगर वो किसी चीज़ में मिक्स हो गए हों, किसी सॉल्यूशन में मिक्स हो गए हों, तो हम कैसे उनको प्योर करके अलग करेंगे। तो इसके कई मेथड हैं। पहला मेथड है सब्लिमेशन प्रोसेस। पहला है सब्लिमेशन प्रोसेस, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, और इस तरह से अगला है डिस्टिलेशन, इसको आसवन भी कहते हैं डिस्टिलेशन। अगला है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, और इस तरीके से लास्ट है क्रोमैटोग्राफी। सिंपल नाम से तो पता चल रहा है कि ये जो पांचों रिएक्शन हैं मीन्स प्रोसेस है, ये सब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करने के लिए एक मेथड है। सब्लिमेशन प्रोसेस जो होती है वो सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई एक सॉलिड सब्सटेंस हो जिसको हीट करने पर वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, तो ये प्रोसेस ही सब्लिमेशन कहलाती है। सब्लिमेशन में क्या करते हैं, कोई दो अगर कंपाउंड मिक्स हो गए हों आपस में, जैसे कि मान लिया एक अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड में नमक मिल गया हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड जो होती है वो सब्लिमेशन को प्रोसेस को ईजिली कर लेती है, और इसमें अगर HCl मिल गया हो, NaCl नमक मान लिया इसमें मिल गया हो, तो करते क्या हैं, पहले एक चाइना डिस्क लेते हैं और हम इस चाइना डिस्क में अपने इस सब्सटेंस को रख देते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ये हमारे सब्सटेंस को रख देते हैं। ये सब्सटेंस को हम रखने के बाद हम इसको एक वायर गेज पर रखते हैं और नीचे से इसको टेम्परेचर देते हैं हीट करने का, और इसके ऊपर हम एक सीव लगा देते हैं, परफोरेटेड सीव मीन्स जिस ऐसे चलनी लगाते हैं जिसमें छेद हो, चलनी में वैसे भी छेद होती है तो इसको हम परफोरेटेड कह सकते हैं। एक प्लेट लगाते हैं जो परफोरेटेड हो जिसमें होल हो, और इसके ऊपर एक कोन रखते हैं, एक कोन या हम कह सकते हैं फनल रखते हैं, और बस फनल को किसी कॉटन की हेल्प से कवर कर दिया जाता है, किसी कॉटन प्लग से। इसकी डिटेल तो आपकी बुक में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोसेस समझा देते हैं। करते क्या है, जब हम यहाँ से इसको टेम्परेचर, ये जो रखी गई है कॉटन की प्लग, ये जो सोल्यूशन यहाँ से जाने वाला है, ये सोल्यूशन हालांकि नहीं होता है, ये वेपर स्टेज में होता है, बस ये बाहर ना निकलने पाए इसके लिए हमने इसे कॉटन प्लग से कवर कर दिया है। जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पर यहाँ पे जो हमारा Na4Cl है, सोडियम क्लोराइड जो है, क्योंकि नमक तो उड़ नहीं सकता है, तो जो हमारा ये सोडियम क्लोराइड है ये बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और इस सीव ट्यूब से, ये जो सीव लगी हुई है इसके होल से होती हुई ये ऊपर जाती है। क्योंकि इसके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है तो ये इसकी दीवार से ऐसे ही लग जाती है, और हम इसको तब तक टेम्परेचर देते हैं जब तक यहाँ से ये गैस बनना बंद नहीं हो जाती। एक समय बाद हम देखेंगे कि यहाँ से ये गैस बन करके उड़ना बंद हो जाएगी, मीन्स इसमें जितने भी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं इस कंपाउंड में, यानी यहाँ पे जो कंपाउंड लगे हुए हैं, यानी NH4Cl बस अपना स्टेट चेंज कर चुका है, वो सॉलिड स्टेट से अब ये एक वेपर स्टेट में चला गया था, जो यहाँ पे जा करके एक लेयर बन चुका है। जैसे कि हम दिए के ऊपर जब हम ढक देते हैं, दूसरा दिया रख देते हैं खाली जलते हुए दिए पर, तो वो ब्लैक हो जाता है, उसी तरीके से इसमें भी ऐसा करते हैं। हालांकि ये ब्लैक नहीं, ये वाइट होगा। हम इसको
टेम्परेचर को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, यानी बर्नर हम हटा देंगे और इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ समय बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको कूलिंग टेम्परेचर मिलेगा, रूम टेम्परेचर मिलेगा, तो ये ठंडा हो जाएगा। जब हम इस फनल को हटा करके देखेंगे तो अंदर की तरफ हमें इस पे NH4 की फिर से वही जमी हुई लेयर मिलेगी जो हमने इस पर मिक्स किया था। इस तरीके से हम इस दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि प्योरीफाई कर सकते हैं जिस तरीके से ये दोनों आपस में मिक्स हो गए थे, क्योंकि NaCl वेपराइज नहीं होगी और जो NH4Cl वो वेपराइज होकर के यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो हम इसको अलग कर लेंगे और हमारा NaCl अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम सब्लिमेशन प्रोसेस को अलग कर लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ही डिस्टिलेशन में भी हम लिक्विड सोल्यूशन का करते हैं। ये सारे भी आपको पढ़ने हैं, फिगर के व्यू से हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे।